नमस्कार। 10th क्लास। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे कि भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोगों को नियोजित करता है। सेवा क्षेत्र में दो प्रकार के लोग लगे हुए हैं और ये दो प्रकार के लोग कौन से हैं। तो सेवा क्षेत्र में जो दो प्रकार के लोग नियोजित हैं, इसमें पहले में तो एक कुशल श्रमिक, कुशल और शिक्षित श्रमिक को रखा गया है जिसकी सेवाएं सीमित हैं। दूसरी ओर छोटी दुकानें, मजदूर, परिवहन इत्यादि में लगे हुए लोग जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो बड़ी मुश्किल से अपने निर्वाह करते हैं। अब ये कहता है अभी सेवा क्षेत्र में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो व्यक्ति जो कुशल है अपने काम करने की, जिसको टेक्निक आती है, जो शिक्षित है, तो वो ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। दूसरा सेवा कर्ण, जैसे छोटी दुकानें हैं, मजदूर हैं, या किसी ने अपना परिवहन का साधन है वो लेकर वो किराए पर चला रहा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कमा कम पाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका का निर्वाह कर पाते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या इस विचार से आप सहमत हो? तो असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो नियमों का पालन नहीं करता, सरकारी नियमों का पालन नहीं करता, उसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। भारत में ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में एक तो वेतन कम मिलता है, मज़दूरों का शोषण होता है, उनको कम मजदूरी दी जाती है, काम ज़्यादा लिया जाता है, और संगठित क्षेत्र में बहुत ही कम लोगों को रोज़गार मिल पाता है। इसीलिए लोगों को असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जहां उनको मजदूरी कम मिलती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, छुट्टियां नहीं मिलती है, बीमार होने पर मजदूरी काट ली जाती है। तो असंगठित क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि वास्तव में मजदूरों का शोषण होता है। आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? तो आर्थिक गतिविधियों को हम रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अनेक मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। आर्थिक गतिविधियों को हम तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। एक तो ये तीन भागों में बांट दिया, उसके बाद में हमने संगठित असंगठित बांट दिया, उसके बाद सार्वजनिक और निजी। इन क्षेत्रों में हम आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो हमने देखा कि कुछ सेवाओं का उत्पादन करती है। संगठित व असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है? तो संगठित में रोजगार सुरक्षित होता है, व्यक्ति को काम से निकाला नहीं जा सकता। असंगठित में रोजगार सुरक्षित नहीं है, कभी भी उसको निकाला जा सकता है। संगठित में सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, असंगठित में ऐसा नहीं होता। संगठित में सवेतन छुट्टी, अगर कोई छुट्टी लोगे तो आपको वेतन मिलेगा, अवकाश मिलेगा आपको। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसा कट के आपकी भविष्य निधि के अंदर पीएफ फंड कहते हैं, जिसको उसमें जमा होता रहेगा, उसको आप जब भी आपको ज़रूरत हो वो पैसा आप रिफ़ंड निकाल सकते हो, अपने किसी काम में ले सकते हो। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ना छुट्टियां होती, बीमार होने पर की छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, और ना ही कोई भविष्य निधि के अंदर उनको कोई सुविधा मिलती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्याख्या करनी है, तो ये कानून 2005 में बना था। सबसे पहले 200 ज़िलों में ये कानून लागू हुआ था, जिसको हम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गांव में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को 100 दिन रोज़गार, गारंटीकृत रोज़गार उपलब्ध करवाना,
न्यूनतम मजदूरी दर का मतलब जो मजदूरी दर सरकार ने निश्चित कर रखी है वो मजदूरी दी जाएगी। अगर सरकार रोज़गार नहीं दे पाई तो घर बैठे लोगों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा और उनसे वो काम करवाया जाएगा जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। ऐसा काम उनसे सार्वजनिक काम करवाया जाएगा। उनसे अपने क्षेत्र में जो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के जो कार्य हैं उनकी तुलना करनी है। तो निजी क्षेत्र हमने कई बार पढ़ा है, जो निजी व्यक्तियों के जो पर्सनल है, किसी की फैक्ट्री है, दुकान है, वो निजी क्षेत्र में आती है। तो निजी व्यक्ति का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जैसे निजी दुकान है, कोई फर्म है, कंपनी है, इनका टारगेट होता है लाभ कमाना। जैसे मारुति कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, बजाज है, रिलायंस है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये निजी क्षेत्र की है, जिनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र में वो कंपनियां आती है जिनको सरकार चलाती है, और सरकार का मेन उद्देश्य होता है जनता की भलाई करना, चाहे सरकार को उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए। जैसे भारतीय रेलवे है, इंडियन ऑयल है, दिल्ली परिवहन निगम है, हर राज्य की परिवहन निगम है, ये कहता है इनका टारगेट होता है लोगों की सेवा करना, चाहे उसमें नुकसान क्यों। निजी क्षेत्र वालों का टारगेट होता है लाभ कमाना। लाभ नहीं है तो अपने फर्म बंद कर देंगे। लेकिन निजी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि हर बार बजट में ये कहा जाता है कि रेलवे घाटे में जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार चला रही है, क्योंकि सरकार का मेन टारगेट क्या है, जनता का कल्याण करना। अब ये कहता है कि आपके क्षेत्र में कौन से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से निजी क्षेत्र वाले जो कार्य हैं वो बताने हैं। तो ये कहता है कि विद्युत बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, जो लाभ भी कमा रहा है सार्वजनिक होते हुए भी, और इसके अलावा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, यानी कि सूती कपड़ा उद्योग है, जो व्यवस्थित तरीके से देखा जाए तो घाटे में है, वो है घाटे में है। निजी क्षेत्र में बात करें तो मारुति उद्योग है, बड़ा ही व्यवस्थित है, बड़ा लाभ कमा रहा है, जबकि जो दूध वितरण करने वाली जो समिति है वो थोड़ी अव्यवस्थित है का संगठन है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दो और व्याख्या करो कि सरकार द्वारा ये गतिविधियां क्यों चलाई जाती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसका निर्माण कार्य सरकार करती है, जैसे बड़े बड़ी सड़कें बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन, बिजली बांध बनाना, ये काम है सरकार का, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ये कार्य सरकार क्यों करती है, क्योंकि इन कार्यों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इतना पैसा निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होता है। इन कार्यों के इस्तेमाल इन कामों का इस्तेमाल भी हज़ारों लोग करते हैं। अब सरकार उनसे पैसा लेती है, जैसे आप सड़कों पर देखते हो तो टोल टैक्स लगता है, ये सरकार के खाते में जाता है। आप बांध बनाकर आपके खेतों में सिंचाई के लिए पानी सरकार देती है, लेकिन उसके बदले आप खेतों से किसानों से माड़ लिया जाता है, जो एक हर फसल के बाद में वो पैसा उसी चीज़ का लिया जा रहा है जो आपको सिंचाई की सुविधा दी गई है, वो थोड़ा थोड़ा करके सरकार लेती है। तो निजी क्षेत्र के लिए इस प्रकार पैसा इकट्ठा करना मुश्किल कार्य होता है। सरकार तो इसके लिए पटवारी नियुक्त करती है, जो खेतों पहले कौन सी फसल बो रखी है किसानों ने पहले यो करेगी, उसके बाद उनका कीमत निश्चित करेगी। तो निजी क्षेत्र के लिए इतना कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य सरकार करती है। तो आज आप इतना ही काम करोगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आप राइट करोगे। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।